कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। वो रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है, जाकर कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज़ का दर्द उठ रहा है। वो मैम उसको दवा देती हैं, लेकिन दवा मिलने के बाद भी उस लड़की को आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है। जैसे वो घर जाती है, बार बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। आखिरकार काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो माँ भी निकल के आती है और उसके ताऊजी का बेटा भी एक कमरे से निकल रहा था। लड़की ने जब ये दृश्य देखा तो इस बात को लेकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही, शांत रही। लेकिन अगली बार उसने अपनी माँ को अपने ही ताऊजी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तब उसने अपनी माँ से कहा कि ये तो शायद गलत है। और जैसे ही इस बात का उसके ताऊजी के बेटे को पता चलता है तो उसके भाई ने उसको बहुत डांटा, फटकारा, कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और इस बात को कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लेकर। लेकिन लड़की के ही सगे बड़े भाई को जब इस बात का पता चलता है कि माँ का और ताऊजी के बेटे के साथ दोनों के आपत्तिजनक रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं, तो उस बात को लेकर लड़का थोड़ा सहम जाता है, परेशान हो जाता है। ना तो माँ से कुछ कह पाता है, ना ही भैया से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज न केवल इस घर के अंदर थी, बल्कि पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। और जैसे ही बाहर से बातें जब अंदर घर में लौट कर आती हैं, तब उस लड़के ने अपनी ही माँ के इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, अपनी माँ के कदमों पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश की, और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। और जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो ये पता चलता है कि न केवल एक कत्ल होता है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है हरिद्वार, और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कनखल। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस शव को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कनखल थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है जो कि विधवा महिला थी। उसने ही अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी। उस महिला को बुलवाया जाता है, उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, क्या तुम देखकर बता सकती हो कहीं ये तुम्हारे बेटे की लाश तो नहीं है। महिला ने जैसे ही सूचना मिली वो रोते हुए बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखकर कहती है कि ये तो मेरा ही बेटा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसकी किसने हत्या की है। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था, उसकी माँ के लिए भी सवाल था, और इसकी छोटी बहन होती है उसके लिए भी। और जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही थी सभी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार इस 17 साल के लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने, माँ होती है संयोगिता से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था, क्यों निकला था, क्या बात है। तब उसने कहा कि जो मेरा जेठ जी का बेटा है जिसका नाम अमित कटियार होता है, वो 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे ताकि बाज़ार से कुछ ख़रीदारी कर सकें। उन्हें कपड़े लेने थे, उनको जूते लेने थे। और जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो वो लड़का भी पास में ही होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए। तब अमित कटियार पुलिस के पास साथ जाता है और साथ जाने के बाद उस दुकान पर भी लेके जाता है जहाँ से ख़रीदारी की थी। जहाँ जहाँ वो रहे थे वहाँ वहाँ वो पूरा दिखाते हैं। लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि प्रथम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि यही अमित कटियार है। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो उसने तोते की तरह जो कहानी बताई है उसको सुनने के बाद हर कोई भौचक्का रह जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी ख़त्म हो गए थे, देहांत हो चुका था, और उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं, उनकी नौकरी होती है। उनकी जगह उनकी चाची को यानी कि संयोगिता को नौकरी लग जाती है, और संयोगिता को जब नौकरी लग जाती है तो वो एक रविदास बस्ती होती है, वहीं चाची रहा करती थी। और रविदास बस्ती में पास में ही उसके जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार का जब मन करता था तब वो अपनी चाची के पास जाता था, और एक दिन तारीफ़ करते करते चाची के वो कब नज़दीक आ गया उसको इस बात का पता ही नहीं चला, और चाची भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी।
जैसे ही दोनों नज़दीक आते हैं, इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन एक दिन इनकी जो लड़की होती है, संयुक्ता की बेटी, जब वो छोटी थी तब उसकी नज़र पहुंच जाती है अपनी माँ पर, और उसकी बेटी ने इस बात का एतराज़ किया। तब उस लड़के ने, यानी कि अमित कटियार ने, अपनी ही बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में तुमने ये बात किसी से बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को एक बार नहीं, कई बार, बार बार अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, और वो चुपचाप रहती थी, सहमी रहती थी। लेकिन एक दिन इसके बड़े भैया को, यानी कि जिसका नाम कृष होता है, उसको पता चल जाता है कि ताऊजी के बेटे के साथ माँ के अवैध संबंध हैं। माँ विधवा हो चुकी थी और विधवा माँ को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। और जब कुछ वक्त बीतता है तो संयुक्ता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक मिस्सरपुर में जगह है, वहाँ पर वो एक घर बनाती है, और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे देती है। घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है, और अमित कटियार और उसकी जो चाची होती है, विधवा चाची, वो उस नए वाले मकान में मिलते थे, और इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होता था और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नया साल बनाने की प्लानिंग कर रखी थी, और जैसे ही इसके बेटे को ये बात पता चलती है तो इस बेटे ने इस बात का ऐतराज़ किया। उसने कहा कि माँ, बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। जैसे ही इस अमित कटियार को ये बात पता चलती है, उसे बड़ी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। वो कहता है कि मैंने होटल भी बुक करा दिया है, हमें कहाँ कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इस कृष्ण ने, जो उसका भैया लगता है, इसने सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इसलिए उसने प्लान बनाया, अपनी चाची से कहा कि मैं भैया को कुछ खरीदारी कराने के लिए लेके जा रहा हूँ बाज़ार। तभी वो उसे ज्वालापुर में लेके जाता है, वहाँ उसे जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है, और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है मिस्सरपुर में, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहले से ही दो उसके साथी होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। ये चारों बैठकर आराम से इत्मीनान से शराब पीते हैं, और जब इन चारों को काफ़ी नशा हो जाता है तो राहुल और विशाल कहते हैं कि भाई ज़्यादा रात भी हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब रहते हैं अमित और उसका जो छोटा भाई था कृष, जो कि इस चाची का बेटा होता है। अब जब उसे लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है, और बार बार ये अपनी मम्मी के कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने, जब वो नशे की हालत में होता है, तभी वो रस्सी उसके गले में डालता है और गले में डाल के दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लड़का रोता है, बिलखता है, चीखता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वो अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए वो अपने भाई का विरोध भी नहीं कर सका, और वो रस्सी से उसका गला दबकर जब उसकी मौत हो जाती है, तभी अमित उसकी लाश को लेकर सीधा बैरागी जो कैंप होता है उसके पास में, गंगा का किनारा होता है, ऊपर से फेंकने से पहले उसके सर पर वो कई भारी वस्तु, यानी कि पत्थर जैसी चीज़ उठाकर उसके सर में मारता है, और उसकी लाश को वो खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे, या पुलिस को जांच में ऐसा लगे जैसे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ये हादसा करने के बाद, इसकी कत्ल करने के बाद, वहाँ से सीधा अपनी चाची के पास आता है। लगभग रात के 1 बजे के आसपास चाची पूछती है कि कृष क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो जब चाहे तब आ जाएगा। अब इसके बाद उसने चाची के साथ वो कई घंटे बिताता है, काफ़ी देर साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। जब सुबह दिन निकलता है, तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि कृष रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे देखा है? तब ये चाची और भतीजे, इनकी भतीजा चाची के साथ मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपनी चाची की मोहब्बत में, चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल है तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह के अनैतिक रिश्तों को ना तो समाज इजाज़त देता है, ना ही कानून इजाज़त देता है। और ऐसे रिश्तों की जो ये ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाते हैं। और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ कि ये रिश्ते मुश्किल से मुश्किल 6 साल तक ही चल पाए। 6 साल तक ही दोनों के आपस में शारीरिक संबंध थे, आपस में अनैतिक रिश्ते थे। और जब पता चला तो ज़माने को पता चल जाता है
और ज़माना इस चाची पर भी और उसके भतीजे पर भी थू थू कर रहा था। दोस्तों, जाते जाते आज गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं बंका, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही डॉक्टर किंटू रविंदर सिंह और उनकी पत्नी नेहा सिंह ने अपने बेटे कुशागर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की अपील की थी, उनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही 7 जनवरी को मोहम्मद जमील जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा राखी और उनके पति हैं अरविंद जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गंगाराम राजभर, सुरेश कश्यप इंदौर के रहने वाले हैं, कमलेश कुमार उत्तर प्रदेश के हैं, बरकत अली मेवात से हैं, पूरन सिंह बांदा से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।